तो कैसा रहा आज का आपका पेपर? बहुत बढ़िया हुआ ना? काफ़ी कुछ जैसा हमने किया था ना डिस्कशन, काफ़ी कुछ तो वैसा था पेपर का, और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट जो हमारे सैंपल में थे, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो एनी हाउ अब जिनका बहुत बढ़िया पेपर हुआ है बहुत बढ़िया है, और जिनका नॉर्मल पेपर हुआ है, एवरेज पेपर हुआ है, तो वो अगले पेपर की तैयारी करेंगे और जोर शोर से। साइंस का पेपर है ट्यूसडे को, तो साइंस के पेपर के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा होमवर्क किया हुआ है। पहले तो आपको ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज एक बात हो रही थी गवर्नमेंट टीचर के साथ भी कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, तो वो नंबरिंग प्रॉपर नहीं करते हैं एज पर द क्वेश्चन पेपर। वो एंड में जब पेपर करने लग पड़ते हैं ना, मे बी दैट शुड बी यू कैन से कि उस टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा कवर करने होते हैं और टाइम आपके पास कम होता है, तो आप क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं तो उसमें एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर उस क्वेश्चन के पूरे नंबर भी काट सकता है, चाहे क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, चाहे आपने पैटर्न में लिखा हो पर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ, देन ठीक है, आप उसकी एक्सपेक्टेशन मत करना कि एग्जामिनर उसको आपको नंबर देगा। दैट डिपेंड अपॉन हिज मूड। मैं पहले बता रहा हूं कि ये उनके मूड के ऊपर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसीलिए आज उनसे कंसर्न करके, गवर्नमेंट टीचर से कंसर्न करके एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट रखा हुआ। हालांकि मैं इसको ऊपर करना चाहता था परंतु बाद में याद आया। तो व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चंस यू मस्ट इंडिकेट ऑन योर आंसर बुक। जो आपके पास आंसर बुक है ना, उसके ऊपर सेम क्वेश्चन नंबर होना चाहिए एज ऑन योर क्वेश्चन पेपर। मतलब समझ गए ना? फॉर एग्जाम्पल आप 23rd क्वेश्चन कर रहे हैं, यहां पे लिख दिया आपने क्वेश्चन नंबर 23rd, ये कर दिया इस क्वेश्चन का आंसर पूरा। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं किया आपने, लिखा नहीं, यहां पे क्वेश्चन कर दिया, यहां पे क्वेश्चन पूरा। 25 भी नहीं लिखा, लिख दिया। अब 23 आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है, इसके नंबर मिल गए आपको। फॉर एग्जाम्पल विंग साइंस का पेपर है, 3 नंबर दे दिए एग्जामिनर ने इसके, परंतु ये भी आपके दोनों क्वेश्चन सही थे, परंतु आपने इनके इसका क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, ना इसका क्वेश्चन पेपर नंबर लिखा, ना इसका क्वेश्चन नंबर लिखा। तो दैट डिपेंड अपॉन एग्जामिनर। तो काफी कुछ जो है वो आप उनके हाथ में दे रहे हो। ठीक है ना? मैंने पहले बताया था जब हमारी फर्स्ट मोटिवेशन क्लास हुई थी कि पावर शुड बी इन योर हैंड। ठीक है ना? पावर क्या होती है कि आप अपनी एक्सप्रेशन पावर कैसे करते हो, आप अपना पेपर कैसे करते हो। ठीक है ना? मतलब अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा टेम्पटेशन किया हुआ है तो वो सोचेगा, 1000 बार सोचेगा कि मैं कहां पे नंबर, अगर नहीं करते तो नहीं काट पाएगा बेटा, वो नहीं काट पाएगा। मैं यही तो बात कर रहा था। हमारे पास ऐसे भी कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने मैथ में 100/100 यानी 100% नंबर लिए हुए, 80 में से 80 नंबर लिए हुए। पहले हमारे पास टर्म वाइज में था, उसमें बच्चों ने फर्स्ट टर्म में हो सकता था कि कुछ डावाडोल हुए थे, सेकंड टर्म में फुल नंबर लिए हुए। ठीक है ना? क्योंकि उनको टेम्पटेशन करने आ गया पेपर का। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, दिस इज एन आर्ट टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस इन योर आंसर बुक। आपने पेपर के ऊपर आपका ये जो होता है ना, ये आपकी आर्ट होती है बेटा। इसको आप एग्जामिनर को कितना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकते हो। और तरीका वही है, मैं बात तो कर रहा था कि तरीका वही है कि आप लोग जो एग्जामिनर चाहता है वो करो। वो चाहता है कि आप जो आपके शुरू के क्वेश्चन है ना, वो आपका एग्जामिनर उसके लिए मूड बन जाता है कि ये बच्चा ऐसा है। अगर शुरू में ही आप रफली गलत क्वेश्चन करने लग पड़ते हो, या जहां पे आपको डबल माइंडेड हो क्वेश्चन में, तो वो वाले क्वेश्चन करने लग पड़ते हो, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। और कृपा करके एमसी क्वेश्चंस को पूरे के पूरे 12 के 12 नंबर आप कोशिश करो। कोशिश नहीं, ये आपके पास है ही नहीं, आप ऑप्शन ही नहीं है। 12 के 12 आपके सही आंसर होने चाहिए, कोई भी आंसर इधर उधर नहीं होना चाहिए। और बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और हर एक क्वेश्चन में आप 10 सेकंड में ये क्वेश्चन कवर कर सकते हो। 10 सेकंड में, यानी टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो 2 मिनट में आप 12 नंबर ले सकते हो, और ये बहुत बढ़िया स्कोर होता है बेटा। ठीक है ना? और यहां से आपका एक दरवाजा भी खुल जाता है, आपका माइंड सेट खुल जाता है जब आप एमसीक्यू बिल्कुल सही कर जाते हो। जो क्वेश्चन आपको थोड़े से पजलिंग लगेंगे वो भी आप अच्छे से कवर कर जाओगे। ठीक है ना? तो अच्छे से कुछ बेटरमेंट से, पॉजिटिव एटीट्यूड से कि आई कैन डू इट। ठीक है ना? आई कैन डू इट करो, स्टार्ट करो फिर। अच्छा, फर्स्ट से लेके 12 क्वेश्चन तक एमसीक्यू आएंगे, कैरिंग 1 मार्क्स ईच। 12 मार्क्स के ये 12 क्वेश्चन हुए तो 12 मार्क्स के आगे 30 to 21 आएंगे शो टाइप आंसर, शो टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट 2 मार्क्स। तो ये हमारे पास 9 क्वेश्चन आएंगे, तो 18 नंबर के ये क्वेश्चन बन गए। 22 से लेके 26 तक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे, 15। ठीक है ना? 3 5 जा 15, 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स। और लास्ट में 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास वेरी वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जैसे
फॉर एग्जाम्पल भी अगर हम लोग बात करें हो कि आंख का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, चित्र सहित वर्णन कीजिए, ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं बेटा, 27 से लेकर 29 तक आएंगे। फॉर एग्जाम्पल भी अगर मैं बात करूं व्हाट इज रस्ट, ठीक है ना, ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर, यस इलेक्ट्रिकल मोटर का आ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरेटर या मोटर, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल आ जाता है, सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 27, 28 एंड 29, ठीक है। फ्लावर की लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शनल को लेवल डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, बना के बतानी है, ठीक है। बाकी मैंने रस्ट का बता दिया, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग, रस्टिंग का कारण किया है और रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़े से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, कुछ और भी क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर उसी क्वेश्चन को वहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा बार बार ये चीज करता हूं कि पूरे का पूरा 3 घंटे का पेपर जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड बैठ के करना है। आप लोग कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहे हो, बिल्कुल 100% ईमानदारी के साथ करोगे आप पेपर, फिर डर किस चीज का है। कोई आ जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, डोंट वरी, ठीक है, कैमरे लगे होते हैं, वहां पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई खुदा न खास्ता कोई बच्चा आपका कोई पर्ची फेंक देता है या कुछ ऐसा गलत मटेरियल फेंक देता है, तो कोई ऐसा कारण नहीं होता है कि आप लोग उसमें फंस ही जाओ, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा अपना हिम्मत रखना है और थोड़ा, ठीक है, जब आप ईमानदार होते हो ना तो बहुत बहुत एक, ठीक है, गॉड की एक पावर होती है जो हमेशा आपके साथ रहती है। तो बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। और जो बेईमानी करेंगे उनके थोड़ी देर तो वो उनका बहुत पारा हाई होता है और थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, जब प्रूव हो जाती है उनकी बेईमानी तो बस, मैं वही बात कर रहा था कि झूठ की जिंदगी जो होती है ना वो थोड़ी सी एक्साइटेड होती है, एकदम बूस्टअप होती है, परंतु सच्चाई और ईमानदारी की जिंदगी जो होती है वो एक ग्राफ है, उसका हमेशा ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहता है और वो बढ़ता रहता है ऐसे, ठीक है ना। तो कृपा करके ईमानदारी के साथ बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड, एग्जाम में बैठोगे प्रेजेंस ऑफ माइंड होके बैठना, ठीक है ना। दूसरी बात ये थी कि हम लोगों ने ये किया था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रेजेंस ऑफ माइंड में ये चीज आती है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो कम से कम उसका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल प्रॉपर डालो, जैसे क्वेश्चन पेपर में ये चीज रखना, ठीक है ना। अभी कल सैनिक स्कूल का दो दिन पहले सैनिक स्कूल का रिजल्ट निकला, उसमें ना एक हमारा बहुत बढ़िया बच्चा था राजवीर, और उस बच्चे ने 12 क्वेश्चन जो हैं वो गलत किए हुए हैं, किस चक्कर में, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, मतलब टिक जरूर लगाई, जैसे एमसीक्यू को यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन ले दिया और टिक लगा दी दूसरे क्वेश्चन की, उसने एक क्वेश्चन नहीं किया और वो खाना भी भर दिया हुआ था। वो कलाकारी होती है बेटा। मैं इसीलिए जैसे कभी भी एंट्रेंस एग्जाम का आपका कभी भी कोई भी टेस्ट आता है तो मैंने ओएमआर शीट को कैसे भरना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें बड़ा क्लियर कट बताया हुआ है। तो कृपा करके जब भी कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे या ओएमआर शीट का कोई भी एग्जाम दोगे तो वो जरूर देखना वीडियो मेरी, और ये क्वेश्चन अटेम्प्टेशन ऑन योर मार्क, ठीक है ना, जो मार्किंग है वैसे ही करोगे। अच्छा, अब उसके बाद आता है कि सर कुछ क्वेश्चन बता दिया करो, आप बताते हैं तो वो क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, बच्चे बोल रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन तो मैं बताने को सारे बता सकता हूं, ठीक है ना, तो बट आप लोग फिर डिपेंड हो जाओगे टोटली मेरे ऊपर, आप कोई और तैयारी करेंगे नहीं, और बाय द वे वो क्वेश्चन नहीं आए तो आप सारा का सारा दोष मेरे पे मर दोगे। और मैं कभी ये नहीं बोलता हूं कि ये क्वेश्चन पक्का आएंगे, मैं ये बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, ठीक है ना। तो कृपा करके पेपर कैसे आता है वो देखो, सैंपल कैसा होता है वो देखो, आ सकते हैं, आप उनकी तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, उनके साथ वाले क्वेश्चन भी अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, ये जो फर्स्ट 1 मार्क के क्वेश्चन, इसमें देखो जो नॉर्मली आता है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला, यानी उसका रासायनिक सूत्र लिखना आपने, किसका, बेकिंग सोडा का, ठीक है। उसके बाद आप ब्लीचिंग पाउडर का भी याद रखेंगे। तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। तो ये कुछ जो जिनका केमिकल नेम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर सैंपल में देखेंगे तो सैंपल में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन यही आया हुआ है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, ठीक है ना। तो यहां पे 4 ऑप्शनें दी हुई हैं, तो इसमें आपके पास सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, CSO4 half H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा ये आप लोग पीओपी भी बोलते हैं, घरों में भी होती है पीओपी, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CSO4 half H2O, ठीक है बेटा। तो ये है आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू में नहीं ना आया तो फिर आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, ठीक है ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां पे यूज होता है, एडवांटेज का इतना नहीं है स्कोप जितना जी
इसका केमिकल रिएक्शन के साथ पूरा लिखना है आपने, जिप्सम का, ठीक है ना, वो मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है आपके पास, सोडियम की दी हुई है, ये जो 281 आपके पास, ठीक है ना। पहले 15 जो एलिमेंट है उनके पीरियोडिक टेबल के ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वेलियम, बोरॉन, ये सारे के सारे 15 एलिमेंट जो हैं ऑन टिप्स कर लेना थोड़ा सा। इनमें किसी का भी वो पूछ सकता है, पता है आपको, ठीक है ना। फर्स्ट सेल के में कितने होते हैं 2, एल में कितने होते हैं 8 और एम में कितने होते हैं 8। तो अब आपके पास क्या होगा, 8 2 10 18, हाँ मैंने 18 का बता दिया, ठीक है ना। अगर यहां पे बोला इसने 2 8, एम में कितने बेटा 1, यानी ये 281, तो ये किसका है, Na, सोडियम की। तो ये आता है 11 नंबर, 11 नंबर सोडियम की होती हैं। जो इनर्ट गैसेज होती हैं, हीलियम, क्रिप्टोन, नियोन, आर्गन, ये सारी की सारी जो हमारे पास ये लास्ट टेबल में, टेबल के यहां पे रहती हैं, ठीक है ना, यहां पे जैसे, ठीक है। इनर्ट गैसेज, उदासीन गैसें में भी कुछ ऐसा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ, किसी की भी आ सकती है, ये आपने देख लेना, मैंने जब साइंस का करवाया था आप लोगों को तो बहुत सिंपल वे में करवा दिया था, ठीक है ना। वाटर का पीएच वैल्यू, फिर उसके बाद जो एसिडिक नेचर में आते हैं HCl की पीएच वैल्यू, यानी आपके पास कोई मटेरियल आ सकता है, ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू के लिए बोल सकते हैं। तो पीएच वैल्यू जो आपके पास टेबल में दे रखी है, ये रखना कि जो आपके पास पीएच वैल्यू एग्जैक्ट होती है, स्टैंडर्ड होती है, वो 7 है और वो वाटर की है। जो पानी पीने योग्य होता है वो 7 पीएच वैल्यू का होता है, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज पीएच वैल्यू, ठीक है ना। ये पीएच वैल्यू में ये भी याद रखना, स्मॉल p और कैपिटल H, पहले ऐसा कुछ वर्ड्स में ही होता है, पहला कैपिटल और दूसरा, पहला छोटा और दूसरा बड़ा, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी किडनीज आर, ये तो कॉमन सेंस का है कि किडनी कितनी होती हैं, लंग्स कितने होते हैं, हार्ट के कितने पोर्शन होते हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। बाल्ब कितने होते हैं। उसके बाद द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड ए सिनेप्स, न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है ना, उसको किससे करते हैं हम लोग, सिनेप्स से, ठीक है ना। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो दिमाग, सारी जो दिमाग ही एक ऐसा है जो आपका कंट्रोलिंग करता है, सेंसेशन करता है उसको, ठीक है ना, जो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल भी मैंने एक बच्चों को बताया था, जब बच्चे हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस में होते थे तो हम लोग क्या करते थे, बच्चों को चींटी काटते थे, यहाँ से जोर से काटते थे और वो चिल्लाता था आई, और कईयों के, ठीक है ना, कोई बच्चे बड़े सेंसिटिव होते थे, सेंसिटिव स्किन के, तो यहाँ पे उनके निशान भी पड़ जाता था। तो ये सारे का सारा सिस्टम कहाँ से कंट्रोल होता है, दिमाग से, ब्रेन से, ठीक है ना। तो इसने पूछा हुआ है द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे लिखा थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। द एंथर कंटेन्स, एंथर में क्या होता है, कार्पेल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ठीक है ना, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ठीक है ना। क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, देखो जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में है, ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑल ऑफ द अबव, ये भी ऑल ऑफ द अबव ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल इज अबाउट, ठीक है ना। मतलब एक नॉर्मल इंसान जो है तो उसका डिस्टिंक्ट विजन कितना हो सकता है बेटा, कम से कम 25 सेंटीमीटर, इतना होता है 25 सेंटीमीटर। हम लोग भी किताब अगर इससे पीछे पढ़े ना तो हमारी आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ती है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज हुआ, एक का आएगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दैट शुड बी ए करंट, दैट शुड बी ए पोटेंशियल, दैट शुड बी ए रेजिस्टेंस, दैट शुड बी ए रेजिस्टिविटी, मे बी चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज का हमेशा यूनिट होता है कूलम्स, ठीक है ना। जिन बच्चों ने आगे नॉन मेडिकल मेडिकल रखनी है तो ये चीज आपको बहुत +1 +2 से शुरू हो जाएगा, कूलम पढ़ने शुरू कर दोगे, ठीक है ना। हमारे बच्चे कुछ इसका नाम भी अलग अलग ढंग से बोलते हैं, ठीक है ना। तो एनी हाउ कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ बायो मास एनर्जी सोर्स, ठीक है ना। बायो मास एनर्जी सोर्स क्या कह दिया, वुड है, बिल्कुल। गोबर गैस है, गोबर गैस का तो अभी बायोगैस, ठीक है। मोदी जी का एक प्लान चला हुआ है तो उसमें बायोगैस प्लांट का जहां पे ऑप्शन है ना, जैसे गौशाला हुए, गौसदन हुए, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक गिफ्ट आ रहा है कि वहां पे आप बायोगैस प्लांट का सारा खर्चा कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है ना। तो वो गोबर से चलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, नो दैट इज नॉट, न्यूक्लियर एनर्जी बायोगैस में नहीं आता है। एंड कोल, कोल में भी जहां से गैस निकलती है ना बेटा, लकड़ी जलाओगे धुआं निकलेगा, दैट इज ए फॉर्म ऑफ ए गैस। गोबर
हम लोग वो चलाते हैं ना, उपले बोलते हैं, और हिमाचल में उसको गोटा बोला जाता है, गोटे, ठीक है ना। तो जब वो जलाया जाता है दैट इज आल्सो, ठीक है, वो बहुत देर तक सुलगता रहता है, ठीक है, उपले। तो वो भी बायोगैस का एक बहुत बढ़िया सोर्स है, बहुत बढ़िया सोर्स है बेटा। और उसके बाद कोल, कोल में भी आपकी गैस निकलती है। कई बार आपने सुना होगा शिमला जैसे सिटी में, अभी कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक कपल जो था वो एज थे, वो लोग 60 के करीब करीब थे। तो उन्होंने क्या किया, अंगीठी रखी हुई थी कमरे में और दरवाजा में भी, कि उन्होंने बंद नहीं किया हुआ था, दरवाजा बंद हो गया होगा और अंदर गैस बन गई बेटा, और दोनों के दोनों डेड हो गए, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस थिंग। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ए फूड चेन। फूड चेन कौन सी है, ग्रास, बीट एंड मैंगो? नहीं 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 नहीं। फूड चेन में क्या होता है, फूड चेन में पता क्या होता है, जैसे हम हैं, हम किसके ऊपर डिपेंड है, पशुओं के ऊपर, ठीक है ना। तो ये है, पशु किसके ऊपर डिपेंड है, वो घास के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फूड चेन। जैसे हम लोग कुछ अलग भी हो जाती है फूड चेन, अलग अलग यहां पे चलते हैं। तो ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, यस दैट इज बी इज द राइट ऑप्शन। तो ये था आपके पास एमसीक्यू टाइप के 12 क्वेश्चन। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है ना। तो डिस्टिंक्ट विजन का 25 सेंटीमीटर, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जिप्सम का आ सकता है, केमिकल, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे के सारे आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। यूनिट भी मैंने बता दिए कि इलेक्ट्रिकल के अगर एक यूनिट आएगा इलेक्ट्रिकल का पक्का, ठीक है ना। करंट हो गया, पोटेंशियल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो कृपा करके इनको कर लेना। करंट का एम्पियर होता है, पोटेंशियल का बी वोल्टेज होता है, और रेजिस्टेंस का ओम होता है, OHM, ओहम, ठीक है ना। तो ये हैं कुछ वैल्यूज। और उसके बाद आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी कौन सा है हमारा, दिस इज सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ठीक है ना। ये भी 4 में होगा। ये शो टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। शो टाइप के क्वेश्चन है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू समथिंग। अच्छा, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे आप, ठीक है ना। मिनिमम 2 लाइन्स का ये क्वेश्चन, 2-3 लाइन का क्वेश्चन आता है। व्हाई शुड मैग्नीशियम, ये हर बारी क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले आप रब क्यों करते हैं। क्योंकि वो सिंपल सी बात है, वो कार्बनाइज्ड हो गया होता है, तो उसको क्लीन करते हैं तो उसकी जो ऊपर की जो बोल सकते हैं कि एक ऐसा परत चढ़ गई थी जो आग लगने में नहीं लगने देती थी, वो हटानी पड़ती है आपको, कार्बनाइज्ड, ठीक है ना। वो आप घिस के उसको हटाते हैं, फिर बड़े आराम से आग लग जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और एक बात और है कि ये साल में 2-2, 3-3 बार भी क्वेश्चन आया हुआ है। SOS में आ जाता है, रेगुलर एग्जाम में आ जाता है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। वेयर डज द प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फोटोसिंथेसिस, क्या क्या फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल में क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है ना। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं, तो इसके लिख सकते हो आप। उसके बाद व्हाई शुड कर्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, ठीक है ना। ये यानी खट्टे पदार्थ जो है ना, जो भी हमारे खाने वाले खट्टे पदार्थ, लस्सी हुई, दही हुआ, या कोई भी चीज जो खट्टी हुई, नींबू का पानी हुआ, वो हम लोग ब्रास के बर्तन में नहीं करते हैं, बिकॉज द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है, और क्या होता है, ब्रास और कॉपर वेसल टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ब्रास और कॉपर वेसल, यस, तांबे के बर्तन। हम लोग ना मंडे को, सोमवार को मैक्सिमम ये शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाते हैं। तो जो लोग दूध, कच्चा दूध लेके आते हैं ना, वो कभी भी तांबे के बर्तन में नहीं डालते हैं। तांबे के बर्तन में, वो स्टील का बर्तन लेके जाते हैं घर से। क्यों? क्योंकि अभी वही क्वेश्चन का आंसर आ गया। काफी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके, अगर हम लोग ना डेली स्पिरिचुअली थोड़ा सा ना अध्यात्म की तरफ भी जुड़े ना, तो काफी क्वेश्चन जो है ना बेटा, +2 लेवल तक के क्वेश्चन जो है, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो स्ट्राइक कर जाता है बीच में। तो इस करके कृपा करके थोड़ा सा स्पिरिचुअली अपने सनातन धर्म को भी जानो, और थोड़ा सा हैबिचुअल भी बनो इसके, ठीक है ना। अपनी नित्य नियम में इस चीज को लेके आओ, दैट शुड बी ए वेरी सुटेबल। वो आपको संस्कार तो देगा, साथ में आपको आगे बढ़ने के भी चांस देता है। आपके क्वेश्चंस भी इसी में काफी कुछ क्लियर हो जाते हैं। तो ये दिमाग में वैसे क्वेश्चन आ गए, तो ऐसे कई ऐसे कंसेप्ट हैं, ठीक है ना। ऑयल एंड फैट कंटेन फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। पता आपको, वैसे तो मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि बेटा घर में हम लोग सब्जी रखते हैं फ्रिज के अंदर भी ना, तो दूसरे या तीसरे दिन उसका स्वाद चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है उसका।
और अगर घर के फ्रिज में ना रखी गई गर्मियों में ऐसे ही 2 घंटे रह जाती है, दूध भी खराब हो जाता है। वो कारण क्या है उसका, ठीक है ना, उसमें माइक्रोबैक्टीरिया शुरू हो जाते हैं अपनी रिएक्शन करने। तो अब क्या होता है, फ्रिज में हम लोग रखते हैं तो वो टेम्परेचर इन द, ठीक है ना, वहां पे ऑक्सीजन कम होती है और टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है, यानी आप नियर अबाउट टू 0 टू लेके 15 डिग्री तक टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, तो जिसमें हमारी, ठीक है ना, स्मेल नहीं आती है। बाकी जो थोड़ा बहुत खराब होता है वो फ्रिज में भी खराब होता है, वो आपको पता है इस चीज का, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। परंतु आप दुकान पे जाते हो ना, तो कभी आपने चिप्स का पैकेट लिया, कुरकुरे लिया, टकाटक लिया, ये सारे जो प्रोडक्ट जो उसमें आते हैं, पॉलीथीन उसमें आते हैं, पैकेट में आते हैं, कभी आपने इनकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी? कभी पढ़ी नहीं होगी। चलो पढ़ भी ली ना तो 6 महीने का इनका टाइम होता है। वे कौन सा आलू है जो 6 महीने टिक जाता है? घर पे रखो आप आलू बना के देखो कितने दिन टिकता है। क्यों? बिकॉज एक कंस्टिट्यूएंट्स, एक पार्टिकल, एक गैस उसमें मिलाई जाती है, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन। और एक बात और बताऊं, ये नाइट्रोजन का एक बहुत खतरनाक काम भी है, ये आपके, ये डॉक्टर्स भी बोल चुके हैं, ये आपके लीवर के लिए डेंजरस है। क्यों? लीवर आपका ऐसी चीज होती है कि अगर लीवर हेल्दी है तो आपको भूख अच्छे से लगती है, ये धीरे 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 लीवर को सफर करता है, ठीक है ना, बीमार कर देता है। और जब आप रेगुलर खाना शुरू कर देते हैं, 5-6 साल तक आप इसको रेगुलर खाते हैं, यानी हैबिट्स में कर देते हैं, कम से कम 1 पैकेट रोज का खा रहे हो, तो आपका लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है और आपको भूख नहीं लगती है। और ऐसे कई बच्चे हैं, ठीक है ना, ये मेरे पड़ोस में भी एक बच्चा है, ठीक है ना, खूब हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, कोई चीज उठाने के लिए बोले ना उसको, सुकड़ू से बच्चे उठा लेते हैं, उससे नहीं उठाया जाता है, थक जाता है, 10 कदम चलता है बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके लीवर में इन्फेक्शन शुरू हो गई है। तो मैं उसको बोलता हूं कि ये चीजें छोड़ दे, तो बेटा वो तो ऐसा है कि सुबह उसके, अब उसके मम्मा नहीं है, साथ में नहीं रहते, तो उसके क्या है कि वो सुबह चपातियां बना देते, तो वो खाना भी किसके साथ खाता है? कुरकुरे के साथ खाता है। दैट इज ए डेंजरस थिंग, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों से बचना, ठीक है। कभी कभार सफर में जा रहे हो तो ठीक है, वो टेस्ट बदलने के लिए हो सकता है, परंतु दैट शुड बी नॉट इन हैबिट, आपकी हैबिट में नहीं होना चाहिए। तो यही बोल रहा है कि आप क्या करते हैं, उसको किस चीज से भरते हैं, या फिर नाइट्रोजन गैस से भरते हैं, तो वो क्यों? बिकॉज इट प्रिवेंट, ठीक है ना, फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर। ये इसमें नाइट्रोजन भर देते हैं अंदर ना, तो ये बाहर से इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन तो जा नहीं सकती है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, उसको एक जैसे हम बोल सकते हैं ना कि कोई चीज खराब होती है तो उसके ऊपर परत चढ़ने पड़ती है, वो परत ऑटोमेटिकली बना देता है, ठीक है ना। तो ये है कि आपको चटाकेदार लगती है, उसका टेस्ट भी वैसे मसालेदार बनाया होता है, और मसालेदार चीजें होती भी खतरनाक ही है वैसे तो, ठीक है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको चॉइस में, ठीक है ना, बहुत कम क्वेश्चन आएंगे चॉइस में। तो 18th क्वेश्चन जैसे ऐसे इन्हीं में 18, 19, 20, 21 तक क्वेश्चन ऐसे आएंगे। व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय यूजिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का क्यों इंजेक्शन यूज करते हैं? बेटा बोलते शुगर हो गई है जी, इंसुलिन लग रही है, वो लास्ट कंडीशन होती है जब कंट्रोल नहीं होती, दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती है तब, ठीक है ना। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, सेंसिंग, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व्स सेल है ये न्यूरॉन, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। हम बच्चों ने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कृपा करके आज 1-2 दिन है आपके पास, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, आ सकता है ये क्वेश्चन भी। व्हाई डज स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? अच्छा, बोलता कि एस्ट्रोनॉट को जो स्काई है वो हमेशा काला क्यों दिखता है, जबकि इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन, ठीक है ना, ब्लू की जगह पे काला क्यों दिखता है, ठीक है ना। बोलता द एटमोस्फेयर एग्जिस्ट ओनली अप टू सम हाइट। जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो कुछ हाइट तक होता है, जैसे ये हम लोग, ये अर्थ है ना, तो यहां तक एटमॉस्फेयर है, उसके बाद एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, पता है आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड एनीथिंग, ठीक है ना, वो जो 4 स्फीयर हैं, ठीक है। तो बोलता उसमें क्या होता है, जब ऊपर जाते जाते हैं वो एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें लाइट दिखती है, अगर तुम्हें ब्लू दिखता है, ये कलर आपको, ठीक है ना, अगर ये कलर आपको स्काई ब्लू भी नहीं बोल सकते हैं, अगर ये कलर आपको, ये रेड दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, क्यों? बिकॉज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज देयर, ठीक है ना, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है ना। और एक कलर जो है वो मेरी आंखों के ऊपर
प्रॉपर तरीके से आ रहा है, बाकी सारे निकल जा रहे हैं। तो दैट इज द कलर फाउंडेशन, ये कलर की होती है, ठीक है ना। तो बोलता वहां पे जब आपको होता नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही नहीं होती है, तो फिर क्या करेगा। जहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रात को आप उठते हैं तो क्या दिखता है आपको, लाइट ही नहीं है, अंधेरा अंधेरा है, तो क्या होता है, ब्लैक दिखता है, डार्क दिखता है। ब्लैक भी नहीं बोल सकते, ब्लैक और डार्क में बहुत फर्क है। ब्लैक का मतलब काला होता है, डार्क का मतलब गहरा होता है। दैट शुड बी नॉट ए ब्लैक, ठीक है ना, वो गहरा रंग होता है, डार्क रंग, ठीक है। तो यू कैन से दैट कि अपीयर्स टू बी ए नो कलर ऑफ हार्ड कलर, दैट इज ए ब्लैक टाइप ए ब्लैक कलर, ठीक है। व्हाट इज ए गुड फ्यूल, क्या खासियत होती है अच्छे फ्यूल की, सस्ता होना चाहिए। अच्छा, हम लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, हिमाचल में काफ़ी कुछ जो है वो लकड़ी से किया जाता है, हमारी रसोइयाँ बनती हैं, अभी भी वो कल्चरल रसोइयाँ, सांस्कृतिक रसोइयाँ बनती हैं, ठीक है ना। वो 3 बनी होती है, 10-10 उसके ऊपर बड़े बड़े से बटोए यानी सगले चढ़े होते हैं, और उसके नीचे आग जलाई जाती है, ठीक है ना। तो अब लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी अगर फ्यूल है आपके पास गुड, कोई भी अच्छा ईंधन है, तो उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट वन, सस्ता, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है ना। कई ऐसी लकड़ियां जिनकी बहुत बढ़िया होती है कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब ताप ज्यादा होता है, उसका तापमान ज्यादा होता है। इट शुड बर्न इजीली, बहुत आसानी से, जैसे आग लगाया जलने लग पड़ी, ठीक है ना। जलने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जैसे आम की लकड़ी अगर थोड़ी सी भी गिल्ली हो तो नहीं जलती है, ठीक है। कम से कम पोल्यूशन को, स्मोक कम से कम निकाले, धुआं कम से कम हो, इसको स्टोर करना आसान हो, आराम से रखा जा सके, कम स्पेस कवर करे, ठीक है ना। इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम इकोनॉमिकली, वो मैंने बता ही दिया आपको, कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग करते कॉस्ट पे ज्यादा जाते हैं। और एक चीज और होती है, ऐसा नहीं है, जैसे फ्यूल की बात करें तो पेट्रोल एक बहुत बढ़िया फ्यूल है, फिर उसके बाद हम लोग बहुत ऐसे फ्यूल हैं जो खतरनाक हैं, ठीक है ना। ऐसे क्यों नहीं हम यूज करते हैं, ऐसे फ्यूल को ज्यादा यूज नहीं यूज करते, बिकॉज दे आर नॉट कंट्रोलेबल, वो कंट्रोल में होती नहीं है। एक बार आग जलाई कहीं पे, ठीक है, ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ये था बी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पॉलीथीन बैग्स नेसेसिटी, इट इज बैन ऑन यूज ऑफ पॉलीथीन बैग। मैं पहले बोलता हूं, हिमाचल में टोटली पॉलीथीन बैन है, पॉलीथीन चलता है और धड़ल्ले से चलता है। क्यों? बिकॉज आवर एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो इन्वॉल्व फॉर दैट। हमारे नेता, हमारे अभिनेता, ये सारे के सारे चट्टे बट्टे हैं, मिले हुए हैं। ओके, सो आप क्लियर कट ये बता सकते हैं कि कोई भी चीज रोकनी है, बहुत सिंपल है यार रोकना। क्या चीज रोकना मुश्किल है? अगर आप चाहते हो पॉलीथीन रोकना है तो रोक सकते हो, आप उनकी प्रोडक्शन बंद कर दो। देखो ना कहां पे प्रोडक्शन हो रही है, ये कुरकुरे, ये पैकेट आ रहे हैं कहां से, बंद करो इनको भी, ये भी तो पॉलीथीन का ये एक सिस्टम, ठीक है ना। तो दीज आर सम थिंग्स, परंतु सिस्टम अब इंडिया है, इंडिया में तो ठीक है ना, मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों को, हम लोगों को, सबको साथ में चलना होगा उनके, ठीक है ना। तो लेट्स डू समथिंग। सेक्शन सी, थोड़ा सा क्वेश्चन अब लंबे टाइप के आ जाएंगे। व्हाट शुड बी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्या होती है, पता होना चाहिए कि कार्बन में कितने होते हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है ना। CO2 है ना बेटा, तो यहां पे C कर दो, यहां पे O कर दो, यहां पे O कर दो, क्योंकि CO2 ऑक्सीजन आपके 2 हैं, ठीक है ना। अभी आउटरमोस्ट पे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये जब करते हैं ना तो इसका सबसे पहले आप देखते हैं आउटरमोस्ट। आउटरमोस्ट क्या होता है, इसके सब शेल K में कितने होते हैं बेटा 2, L में कितने हो गए 4, तभी हुए ना 2 4 से, इसमें 2 से ऊपर हो ही नहीं सकता। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि आंगनबाड़ी जो है उसमें कितनी क्लासेस, 2 क्लासेस होती हैं, UKG LKG, ठीक है ना। इसी को ले लो, अगर आंगनबाड़ी में आप 3 साल भी रोक के रखोगे तो वो इलीगल हो जाता है। तो 2, इसमें 2 ही एलिमेंट रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2। हीलियम इज द, हीलियम ऐसा सब्सटेंस है जिसके 2 हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद कितना आया, 2 के बाद जो आएंगे वो L में चले जाएंगे। अगर यहां पे 9 हो गए तो L में 8 रखे जाएंगे, M में आ जाएगा 1। तो ऐसे ही करेंगे। वही है ना कि जब आप सिस्टम को देखोगे ना, जब आप कोई बर्तन रखते हो ना टैप के नीचे, ठीक है ना, तो छोटे वाले बर्तन पहले भर जाते हैं, तो ये छोटा वाला बर्तन 2 जैसे भर गया तो उसका पानी बाहर निकल के इस वाले बर्तन को भरने लग पड़ेगा। जब ये भी भर जाएगा तो फिर इस बर्तन में हम ये डाल देते हैं। ये मैंने बड़े स्पष्ट रूप से आपको समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन 8, तो K में कितने आ गए भाई 2, 2 से ऊपर कर ही नहीं सकते। L में कितने आ जाएंगे 6,
एल में 6 आ गए, तो अब देखो इसकी डॉट स्ट्रक्चर कैसे आई। अब इसमें कितने हैं 4 और इसमें 6, ऑक्सीजन में 6, ठीक है। ऑक्सीजन के 6 बना दो, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। और कार्बन के कितने बनाओगे बेटा 4, 1 2 3 4। क्योंकि आपको पता है कि एल शेल को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 8 चाहिए, 8 चाहिए तभी होगा, तो इसको 4 और चाहिए। तो ये क्या करता है, ये तो 4 तो इसके थे, ये इसको भी टाई अप में कर लेता है ऐसे करके, ठीक है ना। और ये इसको भी टाई अप में कर लेता है ऐसे करके। अब देखो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया आपके पास कंप्लीट, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास कंप्लीट। तो यू कैन से दैट, ऐसे भी कर सकते हैं ये, ठीक है ना। डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CO2 बन जाता है, ठीक है। बाकी अभी हम लोगों का ज़्यादा हम लोग पेपर के बारे में बात करते हैं, एग्जाम का बड़े क्वेश्चन डिटेल में, जिसको जो प्रॉब्लम होगी आप बता देना, ठीक है ना। टोटली अभी 2 दिन है, 2 दिन में जितना भी पूछ सकते हो पूछ लेना, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्शन ये जो छींक आती है ये रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। और वॉकिंग क्या, एक नॉर्मल रिएक्शन। तो लिख सकते हो इसके बारे में कि वो सडनली है, और जो वॉकिंग है दैट इज ए प्री प्लान, ठीक है ना। आप पहले प्लान करते हो। लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये कई बार +1 वालों को फिजिक्स में आ जाती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, वो नॉर्थ पोल से, ये है ना N और ये है P, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट से बाहर नॉर्थ पोल से निकलती हैं, और सॉरी P क्यों लिख रहा हूं, न्यूट्रल और फेस का दिमाग में चला हुआ। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे आती हैं, ऐसे चलती हैं ये, इनकी डायरेक्शन यही होती है, ठीक है ना। और ये कहीं पे भी आपस में टकराती नहीं है। दूसरा कारण ये भी हो गया, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ठीक है ना। और तीसरा, ये जो इनसाइड द मैग्नेट है, इनका देखो ये पूरा सर्कल करती हैं। इनसाइड मैग्नेट कैसे चलती हैं, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ को, ठीक है। 3 बता दिए। दे हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, ये लेंथ वाइज कवर करती हैं, ठीक है ना, लेंथ वाइज। और क्या है, दे एग्जिस्ट लिटिल प्रेशर अपॉन ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर, तभी तो ये कारण है कि इनके बीच में डिफरेंस बना रहता है। और ये भी आपको पता है कि यहां पे जहां पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कंजस्टेड होती हैं, वहां पे मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा कंजस्टेड कहां पे होती हैं, पास पास में, ये नॉर्थ, ये पोल के ऊपर हमेशा। और कहां पे दूर होती हैं, यहां पे देखो कितना गैप पड़ गया। तो ये सेंटर वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये नेग्लिजिबल मैग्नेटिज्म होता है यहां पे, 0 के बराबर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हैं, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। एक्स बाई एक्स एक्स, ये आप लोगों को हम लोगों ने बड़ा डिटेल में कराया हुआ है, मैम ने भी कराया था, ठीक है ना, कि एक्स बाई जो हमारे गुण होते हैं वो जनरेट करते हैं आपके एक्स बाई क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। डिटरमाइन ऑफ द सेक्स चाइल्ड सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन वाई एक्स बाई क्रोमोसोम या एक्स एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। फीमेल का जनरेशन जो होता है वो एक्स एक्स से होता है और मेल का एक्स वाई से। और बड़ी बात क्या है, जो ये वाई होता है वो सिर्फ मेल में होता है। तो लेडी इज नॉट एनी रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्थ ऑफ मेल और फीमेल, क्योंकि उनके एक्स एक्स ही होते हैं, ठीक है। सो यू कैन से दैट दीज आर सम टाइप ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, ठीक है ना। कहां पे होता है, ग्रीन प्लांट के अंदर, ठीक है। जो ऑटोट्रोपिक होता है, जो अपने आप खाना बना लेते हैं ग्रीन प्लांट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मेन कंटेंट्स होता है, वाटर भी इसमें रॉ मटेरियल का काम करते हैं, ठीक है। और जो हेटरोट्रोपिक होता है वो टोटली प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है बेटा, ठीक है ना, उनका कुछ भी अपने आप नहीं होता है। और दे नीड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल इसमें मेन पार्ट्स होता है ऑटोट्रोपिक में, और इसमें क्लोरोफिल का कोई जरूरत ही नहीं होती है, ये प्लांट्स को ही खा जाते हैं, ठीक है ना, हेटरोट्रोपिक। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 ही लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो इंसिडेंट करती है ना, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ना, जैसे टॉर्च मारते हो तो वो उसी एंगल से वापस चला जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है ना। ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होते हैं। और दूसरी बात क्या है, दे ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। यही दो लॉ हैं बस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन की आइज को, ठीक है ना, ड्रा करना, ये बेटा ह्यूमन आइज को ड्रा करना प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, थोड़ा सा कर लेना इसको, ठीक है, विद पार्ट्स, सभी आपको डिटेल में ह्यूमन आई को लिखना पड़ेगा। आई वाला क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है 27 to 29 में भी, बट उसमें आप लोगों को डिटेल में सारा बताना पड़ेगा, ठीक है ना, सारा डिटेल में बताना पड़ेगा कि इरिस का क्या काम है, फिर कॉर्निया का क्या काम है, एवरी पार्ट ऑफ योर आइज, ठीक है ना, जो आपने प्लॉट किया हुआ है आई की डायग्राम को, लेवल डायग्राम को, उसी को आप लोगों को बताना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट ये क्वेश्चन तो मैं पहले डिस्कस कर चुका था, ठीक है ना, कि पीएच वैल्यू का आपकी डेली लाइफ में, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएच वैल्यू का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि आपकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 और 8 के बीच में रहनी चाहिए। अगर इससे नीचे हो जाती है, एसिडिक नेचर हो जाती है, इससे ऊपर हो जाती है, बेसिक नेचर हो जाती है, तो दोनों खतरनाक है आपके लिए, ठीक है ना। आपको पता है जब एसिडिटी हो जाती है तो आप लोग इनो पीते हैं, मैंने पहले भी आपको इसका एग्जांपल दिया हुआ है। तो दीज आर सम थिंग्स कि आपको वो मेंटेन रखनी पड़ती है, नहीं तो आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग ना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर पाते हैं उस सिस्टम को। तो ह्यूमन और हर किसी के लिए दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट द उसकी पीएच वैल्यू मेंटेन रहे। ओके, ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए। और ट्रीज और प्लांट के लिए सॉइल की भी पीएच वैल्यू पेरीमीटर के अनुसार होनी चाहिए, नहीं तो वो सॉइल भी आपकी प्रॉपर तरीके से, आप पीएच वैल्यू को कैसे मेंटेन करते हैं, बीच में हम लोग उसमें क्या करते हैं, खाद वगैरह डालते हैं। तो दीज आर सम थिंग्स विच वी कैन मेंटेन द डाइजेस्टिव सिस्टम को। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके शरीर में कुछ केमिकल्स होते हैं HCl टाइप के, ठीक है ना, तो वो हमारे डाइजेशन सिस्टम में सारा हेल्पफुल करते हैं। अगर ज्यादा हो गया, वो एसिडिक नेचर ज्यादा हो गया, पीएच वैल्यू ज्यादा बढ़ गया तो बेसिक नेचर हो जाएगा, अगर कम हो गया तो एसिडिक नेचर हो जाएगा, आपको फिर क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है ना। बेसिक होता है तो आपको एवरीथिंग लगता है कि वोमिट आ रही है, मैं उल्टी मार दूं, ठीक है ना। तो ये सम थिंग्स। टूथ डीके में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के, कई बच्चों के दांत जो होते हैं वो पीएच वैल्यू के मान से काफी, ठीक है ना, बेसिक नेचर हो जाते हैं, खर जाते हैं अंदर से, ठीक है ना, दांत ही खत्म हो जाते हैं सारे के सारे, डिकेइंग हो जाती है, ठीक है ना, टूथ डिकेइंग बोलते हैं उसको, ठीक है। इंसेक्ट स्टिंग्स, ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बीज, मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, चींटी बोलते हैं, तो ये जब काटती हैं तो ये एक एसिड हमारे शरीर में, मेथनोइक एसिड, ये हमारे शरीर में छोड़ती हैं, ठीक है ना। और इसकी अगर कुछ हद तक तो सही है, परंतु अगर ज्यादा वैल्यू चली जाए तो आदमी मर भी सकता है। और ये ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं, वो आपको पता है, न्यूज़पेपर में कई बार आता है कि रंगड़ों के काटने से आदमी की मृत्यु हुई, ऐसा फलां फलां फलां, ठीक है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पेशल प्लांट्स, तो आपको पता है ना, कई ऐसे प्लांट्स होते हैं, हर्बल्स होते हैं जो हमारे शरीर की दर्द को भी खत्म करते हैं, तो ऐसे प्लांट की पीएच वैल्यू को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दीज आर सम थिंग्स। उसके बाद रस्ट का मैं आपको पहले बता चुका, रस्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कैरी 5 मार्क्स, ठीक है ना, 5 मार्क्स का हो सकता है। पहले क्या जाता है, व्हाट इज रस्ट, उसके बाद व्हाट आर द एसेंशियल फैक्टर ऑफ रस्ट, रस्ट कि क्या क्या रॉ मटेरियल हैं जिससे रस्ट हो जाती है। पता ना आपको, रेलिंग लगाई मैंने बाहर फॉर एग्जांपल बिंग, और उसको वेल्डर से बनवा लिया, उसके ऊपर पेंट नहीं किया, उसको लगा दिया, बरसात में वो बारिश में भीगी, थोड़ी सी रस्टिंग शुरू हो गई, ब्राउन ब्राउन सा मटेरियल हो गया, वो लोहे का ब्राउन होने शुरू हो गया, ठीक है। थोड़ा उसमें थोड़ा सा वो क्या जाता है, रफनेस आनी लग पड़ती है वो, और धीरे 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 वो लोहे को खा जाता है, वो खत्म कर देता है, दैट इज नोन एज रस्टिंग। उसके लिए क्या क्या एसेंशियल पार्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर एंड सेकंड वन इज एयर। इन दोनों की प्रेजेंस में करता है। वाटर मतलब मॉइस्चर बरसात में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। उसके बाद होता है प्रिवेंटिंग रस्टिंग, कैसे कैसे प्रिवेंट किए जाते हैं। वैसे तो मैं आपको 2 मेजर बता देता हूं, एक तो पेंट कर दिया आपने, बचा दिया उसको, उसके बाद आप उसको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। ऐसे बहुत से बाइक है ना, बाइक के हैंडल पहले लोहे के आते थे, परंतु अब स्टेनलेस स्टील, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग दैट इज नॉट ए स्टेनलेस स्टील, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। थोड़ा सा मटेरियल उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, फिर पानी के लिए आप पाइप यूज करते हैं, गैल्वेनाइज्ड होती है, कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाती है, जंग लग जाता है, खत्म हो जाती है, परंतु काफी साल तक वो गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है वो उसका साथ दे जाता है, ठीक है ना। तो दीज आर समथिंग। ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के आप, ठीक है, पूरे उसकी स्ट्रक्चर बताओगे, उसको पूरे का पूरा को शो करना है, जैसे सेपल्स में पेटल्स, स्टेमन, पिस्टिल्स, तो ये सारे के सारे ये पूरे पार्ट्स के साथ इसको शो करना है स्ट्रक्चर बना के। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर या इलेक्ट्रिकल जनरेटर, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट,
न्यूमेरिकल आ जाता है कि आपको एम्पियर दे दिया हुआ, करंट दे दिया हुआ, आप हाउ यू कैन चेंज इट बिट, ठीक है ना, चेंज नहीं करेंगे, इसकी पावर निकालेंगे, ठीक है ना, या कितने आयरन लॉसेस हो गए, आयरन लॉसेस तो +1 का टॉपिक चला गया, हीटिंग कितनी हो गई, ठीक है ना, क्या है इसमें, ठीक है, मे बी करंट भी निकालने को बोल सकता है, वो चार्ज भी निकालने को बोल सकता है, या फिर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी KWH निकालने को बोल सकता है, ठीक है ना। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस। उसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है ना। उसके बाद सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर बॉयज एंड गर्ल्स इन एडोलेसेंस, क्या क्या होता है एडोलेसेंस में, उनमें क्या क्या बदलाव आते हैं, लड़कों की आवाज, ठीक है ना। तो ये कुछ है कि गर्ल्स की भी कुछ आ जाती है आवाज में, तो नहीं होता है, लड़कों की आवाज में आ जाता है, ठीक है ना। तो उनके कुछ शारीरिक पार्ट्स जो हैं वो बढ़ने लग पड़ते हैं। एक्सप्लेन द अंडरलाइन प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ये मैं पहले बोल चुका हूं। सर्किट डायग्राम ऑफ नेम ऑफ इट्स पार्ट्स, रिफाइंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है ना। न्यूमेरिकल आ गया। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस। ये भी आ जाता है कि हाउ यू कैन, एसिड रेन है बेटा 5.6 के करीब करीब होती है, यानी इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, तो एसिड रेन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी ये वैलेंसी का मैंने पहले बता दिया हुआ। तो आइसोमर्स हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया जो जमीन से निकलती है, रेंसिडिटी आ जाता है, ठीक है, वाशिंग सोडा आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दीज टाइप ऑफ, व्हाट आर जूल्स आर प्रेजेंट इन 1 किलोवाट आवर। तो दीज आर सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, पेपर इतना मुश्किल नहीं आएगा, बट आप लोगों की तैयारी कैसी है ये चीज डिपेंड करती है। अभी भी बहुत समय है। अगर आपको लगता है कि अभी आप कहीं पे पिछड़े हुए हैं, नहीं आ रहा है, करो ना, आप लोग तैयारी करो। जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है आप करो, उसको फोन करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज डाल दो कि सर ये नहीं आ रहा है, इसकी एक वीडियो बना के भेज दो। आई विल बी ऑलवेज विद यू, परंतु आप पहले कोशिश तो करो। दिस इज नॉट फॉर पेइंग ऑल स्टूडेंट्स, जो पेइंग कर रहे हैं उनके लिए तो स्पेशल रहता ही है बेटा, वो उन्होंने बहुत अच्छा कर लेना, मेरे को पता है, ठीक है ना। अगर उनमें से कोई, मैं पहले बता रहा हूं कि जो ऑफलाइन में मेरे पास पूरा साल आए हुए हैं, 6 महीने 5 महीने 4 महीने साइंस पढ़ी हुई है, कृपा करके पेपर अच्छे से तैयारी करके दे देना, ठीक है ना। रिजल्ट में अगर उल्टा सीधा कुछ हुआ ना तो मैंने नहीं छोड़ने हैं, ठीक है, मैंने नहीं छोड़ने हैं। जो तुम लोगों ने सीखा यार वो तो लिख सकते हो, दैट डज नॉट मैटर कि आप पूरी की पूरी अपनी हेल्प बुक की या अपनी कॉपी की पूरी आप पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री लिख दो, बायो लिख दो। नहीं, मैं बोल रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैं कोशिश करता था आपको समझाने की, जो आपने समझा हुआ है उसके बारे में लिखो बस, दैट्स ऑल, ठीक है ना। एग्जामिनर वैल्यू करता है ऐसी चीजों की जो आप अपनी तरफ से समझ के लिख रहे हो। तो कृपा करके पेपर अच्छे से करके आना। और जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मेरा एक ही संदेश रहेगा कि अगर आपको लग रहा है कोई है प्रॉब्लम तो आप कर सकते हो। तो मैंने काफी कुछ डिस्कशन कर दिया हुआ है, और खास करके उनके लिए जो ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं और जिनके दिमाग में थोड़ा सा भी सनक है ना कि बेईमानी से, तो बेटा बड़े दिन नहीं है वो एज। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ व्यूअर्स सुन रहे होंगे जो करते हैं, नंबर 2 वाले काम भी करते हैं, तो वो बड़े दिन नहीं रहता है। मैं पहले भी बताया था कि मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव नॉट डिसाइडेड देमसेल्फ। नकल से किए हुए नंबर हैं यार, आगे कैसे आप लोग सक्सेस होंगे। 10th में 80% नंबर ले लिया अपने नकल से, नॉन मेडिकल रख लिया, पर ठीक है +2 में नकल नहीं हुई, 60% पे आ गए आप लोग, ठीक है ना। दिक्कत हो जाएगी। और 60% भी अगर आपने अपने मन से लिए होंगे तो बहुत हैं, फिर भी वो बच्चा भी हो जाएगा। फिर आदत पड़ जाती है नकल करने की, तो वो बच्चा कहीं पे भी सरवाइव नहीं करता है। तो कृपा करके जो टीचर्स कर रहे हैं या जो आपको हेल्प मिल रही है किसी भी अदर दोस्त से, स्टाफ से या कहीं से भी आपको हेल्प मिल रही है, तो इसको इग्नोर कर दो। वैसे तो नो डाउट स्टाफ कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता है, परंतु फिर भी कई होता है। नकल पता कौन करवाता है? नकल वही करवाता है। मैं आपको एक लिख के बात बता देता हूं, अगर आप लोगों ने करना है, टीचर वही नकल कराएगा जो खुद वैसे, ठीक है ना, नंबर 2 तरीकों से पहुंचा हुआ है, ठीक है ना। या तो वो किसी, ठीक है, मैं इस चीज को लाना नहीं चाहता हूं, हम कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं इस चीज में, ठीक है ना। है ये बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है ना। तो कृपा करके अपना खुद करना, ठीक है ना। लाइफ आपका, फ्यूचर आपका, एक ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रही है, परंतु तभी होगा जब आप ईमानदारी से रहे होंगे। और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम बिटवीन दीज 2 डेज, ये 2 दिनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन राइट इट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। मेरे उसके ऊपर पूरा व्हाट्सएप नंबर होता है जो
यूट्यूब के ऊपर आता है मेरा कैलेंडर, तो उसमें व्हाट्सएप नंबर है, तो कृपया करके उसमें व्हाट्सएप में आप कर सकते हो कि सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास 10th क्लास और मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं कंसर्न कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। सो एनी हो, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बहुत बढ़िया कर सकते हो आप लोग, अपने पे विश्वास रखो, यस आई कैन डू इट, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।